नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं फिर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। आज क्लास नंबर 41 है, जो कि क्वेश्चन नंबर हम 86 स्टार्ट करेंगे। आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। 86 से कहा गया है कि 54 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए, मीन्स गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 54 के अपवर्तक मीन्स गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आइए गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखिए 54 जो है, इसके गुणनखंड कौन कौन होंगे। देखिए 54 ये 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 1 से सभी नंबर कट जाते हैं। 1 से, फिर 2 से भी कटेगा और 3 से भी कट रहा है। ठीक है, 3 से चेक करने का देखिए, ये दोनों 5 और 4 जोड़ेंगे जब तो 9 आ रहा है, और 9 3 से कट रहा है। ठीक है, और 6 से भी कटता है, 6 9 54, 9 से, और फिर 9 से भी कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 से भी कटेगा और फिर 9 से भी कटेगा, 9 9 6 का 54 हो जाएगा। फिर 18 3 54 हो जाएगा, 18 से भी कटता है। 27 से भी कटेगा, 27 दूना 54, और फिर स्वयं अपने आप से ये नंबर कट जाएगा। तो ये सब क्या है, इसके अपवर्तक हैं। ठीक है, इसके क्या हो जाएगा, अपवर्तक। 54 के अपवर्तक, अपवर्तक कहिए या गुणनखंड कहिए, या गुणनखंड कहिए। ठीक है, ये सब क्या है, गुणनखंड है। 54 के गुणनखंड 1 2 3 6 9 18 27 और 54 है। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। 30 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 30 के अभाज्य यानी जो 30 के ऐसे गुणनखंड जो एक व अपने आप से कटते हो। तो 30 के देखिए, 30 के अभाज्य गुणनखंड, ये 30 है। 30 के अभाज्य गुणनखंड, मान लीजिए हम इसको 6 गुणे 5 कर लें, लेकिन ये 6 जो है देखिए कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से, तो ये नहीं होगा। इससे भी हम तोड़ लेते हैं, 2 और 3 कर लेते हैं और 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, ये 30 के अभाज्य गुणनखंड जाएंगे। ठीक है, 30 के अभाज्य गुणनखंड, 30 के अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 3 व 5 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा 120 और 300 का मौसा निकालिए, यानी HCF निकालिए। आइए गुणनखंड विधि द्वारा 120 व 300 का मौसा निकालते हैं। 120 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। 12 को, इसको 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12 गुणे 10 को लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक, फिर 300 है, 300 को भी क्या लिखेंगे, 300 को देखिए 3 गुणे लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 100, और 100 को 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। ठीक, फिर लिखेंगे 3 गुणे 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 लिख देंगे, और यहाँ भी 10 को 2 गुणे 5 ही लिख देंगे। देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। ठीक है, जो जो कॉमन मिलेगा वही HCF हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे 120 व 300 का HCF कहिए, HCF। तो देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये 1 2 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, ले लीजिए। फिर देखिए दूसरा भी 2 मिल रहा है, दूसरा भी 2 यहाँ मिल रहा है, ले लीजिए। फिर क्या मिलेगा, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, इस 3 को भी ले लीजिए, इस 3 को भी ले लीजिए, 3 ले लिए। फिर यहाँ से देखिए एक 5 मिल रहा है और एक 5 मिल रहा है, यहाँ एक 5 भी ले लीजिए। ठीक, अब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आप लिख देंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 पचे 20, 20 तिया 60 हो जाएगा। हमारा HCF क्या आ जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी मौसा क्या आ जाएगा, मौसा क्या आ जाएगा, मौसा 60 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 89 प्रश्न संख्या 89 पर देखिए, कहा गया है कि 5/6 व 3/2/9 2/3 में कितना अंतर है। तो अंतर देख लिया जाए।
में कितना अंतर है, तो अंतर देखा जाए इस तरह से सॉल्व करेंगे। 5/6 अंतर निकालना है 2/3 में। तो देखिए हर बराबर कर लेंगे तो नीचे ऊपर 2 से गुणा कर लीजिए, हर बराबर हो जाएगा। आपको लिख सकते हैं कि 5/6 माइनस यहाँ ऊपर हो जाएगा 4/6, बेस बराबर यानी हर बराबर होगा, एलसीएम नहीं लेंगे अब, यानी 6 लिख देंगे, 6 लिख दिए और 5 माइनस 4 लिख देंगे। जैसे देख 5, ये 5 लिख देंगे और माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और 4 है यहाँ पे तो 4 भी लिख देंगे। अब ऊपर वाला घटा लीजिए, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और नीचे 6 है, 6 बच गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 90 प्रश्न ज्ञात कीजिए कि 5 गुणे 3 सही 1/2, यानी 5 गुणे, आइए देखते हैं, 5 गुणे 3 सही 1/2 का आंसर क्या होगा। देखिए 5 गुणे 2 तिया 6 और 1 7, 7/2 लिख देंगे इसको, और ये हो जाएगा आपका 7 से गुणा करेंगे, ये 7 से जब इसे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 7×5 = 35, और ये हो जाएगा आपका 2। मिक्स में अगर लाना है इस नंबर को, मिक्स में अगर लाएंगे तो ये आ जाएगा 17, यानी 2 से भाग देंगे तो 17 और 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करें। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 9 सही 3/4 डिवाइड 3 सही 1/4, यानी 9 सही 3/4 डिवाइड 3 सही 1/4। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको 4 में 9 से 4 में गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे, 9 चौका 36 और 3 39/4 डिवाइड 3 चौका 12 1 13/4। अब देखिए क्या हो जाएगा, 39/4। जैसे इसको मल्टीप्लाई में साइन बदलेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, यानी 4/13 हो जाएगा। तो 13 से ये कट जाएगा 3 टाइम में, और 4 से 4 कट गया, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 92, रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है, उसमें से -2x - 3y + 7z आम अपने भाई को दे दिए, अब उसके पास कितने आम बचे हैं। आइए देखते हैं। ये आम उसको, वो अपने भाई को दे देता है, यानी टोटल आम उसके पास क्या है, रोहित के पास, ये रोहित के पास जो है, रोहित के पास 4x - 3y + 7z है। ठीक है, उसने अपने भाई को दिया है, आम दिए हैं, ब्रदर को देता है, कितना आम देता है, 3 -2x - 3y + 7z आम अपने भाई को दिए, अब उसके पास कितना बचा। देखिए इतना आम वो अपने भाई को दे देता है तो कितना बचता है, इसी को हमको देखना है। जब ये दे दिया तो यहाँ से ये देखिए कट गया, कितना बचा, देगा यानी घटाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, माइनस माइनस ऑलरेडी ये प्लस हो जाएगा, यह माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी दे रहा है तो उल्टा सब साइन हो जाएगा, घट जाएगा। तो 6 और 2 कितने, सॉरी 4 और 2 6x हो जाएगा, और यहाँ 3 प्लस में y है और 3 माइनस में y है, 3 प्लस में y है, ये 3 माइनस में y कट जाएगा, ये भी 7z प्लस में है और 7z माइनस, ये भी कट जाएगा। यानी इतने आम बचे, शेष आम बचे, ये लिख देंगे हम, शेष आम बचे। क्या हुआ, शेष आम बचे। ठीक है, ये उसके पास शेष आम बच रहा है, किसके पास, रोहित के पास शेष आम बच रहा है इतना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है आपको। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में चलेंगे हम। अगला प्रश्न कह रहा है
कि निम्नलिखित समुच्चय को देखकर परिमित समुच्चयों को छांटिए। ठीक है, समुच्चय को छांटिए। देखिए इस समुच्चय को देखिए और इस समुच्चय को देखिए, तीनों को देखिए और परिमित समुच्चय देखिए। तो हम देख रहे हैं ये इसमें कहीं कॉम्बिनेशन कोई बैठ नहीं रहा है। देखिए किसी का मेल नहीं हो रहा है, इसमें किसी का मेल नहीं हो रहा है, तो इसे हम कह देंगे कि परिमित है। क्या है? परिमित है। ठीक, अब यहाँ देखिए ये आगे बढ़ा हुआ है ना, ये आगे बढ़ा हुआ है। आगे बढ़ा हुआ मीन्स 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे बहुत दूर तक गया है। तो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है। देखिए ये कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है, 6 भी कॉमन मिलेगा और आगे बढ़ेगा तो यहाँ 9 भी होगा, तो 9 भी कॉमन मिलेगा। ठीक है, मिलेगा ना। तो ये क्या होगा, इसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे सी वाला भी लिख सकते हैं। सी में हमारा क्या आ जाएगा, सी में 2 4 6 और 9 ये क्या है, परिमित है। ये क्या है, परिमित है, परिमित। इसका कहीं कोई कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 ये कहीं ऐसे सीधे चला जा रहा है, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा है। इसको लिखेंगे अपरिमित, इसको लिखेंगे अपरिमित। ठीक है, अपरिमित। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न संख्या 94 पे देखिए, कहा गया है कि 94 में x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात किए। देखिए जब ये करेंगे इसको x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, जैसे ही ब्रैकेट को तोड़ेंगे ना तो सारा साइन जो है उल्टा हो जाएगा। x प्लस वाई माइनस प्लस जेड, ये माइनस अंदर प्रेस करें तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस है तो प्लस वाई हो जाएगा, प्लस है तो माइनस जेड हो जाएगा। देखिए प्लस में ये है, माइनस में कट गया, प्लस में वाई है, यहाँ भी प्लस में वाई है तो क्या होगा 2y हो गया, प्लस में जेड है, यहाँ माइनस में जेड है तो ये भी कट जाएगा, यानी 2y आंसर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया है। आइए अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न हमारा होगा 95 का, कह रहा है 2x³ माइनस रूट में सॉरी ब्रैकेट में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x का मान क्या होगा। आइए देखते हैं। सॉरी 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, यही ना। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे ये अंदर जाएगा, प्लस माइनस सबको साइन परिवर्तित कर देगा। 2x³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस साइन को ही अंदर भेजना था, बाकी कुछ करना नहीं था इसमें। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा 96। 48 प्लस 8 मल्टीप्लाई 0.75 माइनस 5 का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगा। 48 प्लस 8 मल्टीप्लाई 0.75 माइनस 5, इस तरह से देखिए 48 को यहीं रहने दीजिए और 8 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना आएगा उसको पहले देख लिया जाए। देखिए प्लस यहाँ लिख दीजिए और 8 पच्चे 40 लिख दीजिए और 8 सत्ते 56 और 4 60 लिख दीजिए ऐसे ही। और देखिए कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, -5 लिख दीजिए। ठीक, यहाँ से देखिए -1 प्लस 1 बच जा रहा है तो हो जाएगा 49। आंसर क्या आ जाएगा, 49 आ रहा है आंसर। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, 49 आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न चलें। प्रश्न संख्या यानी वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहेंगे। आइए देखिए ये वृत्त है। अब इन वृत्त में कह रहा किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ये कोई बिंदु है। ठीक है, ये कोई बिंदु है ए और ये कोई बिंदु है बी। कह रहा इसको मिलाने वाले, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले
वो क्या कहेंगे? तो देखिए ये सेंटर से नहीं जा रहा है, ये सेंटर मान लीजिए यहाँ है तो सेंटर से नहीं जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ठीक है, सेंटर से अगर जाता तो व्यास हो जाता। आइए अगले प्रश्न चले। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, ये भी हो गया। 98 देखिए कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज देखिए कैसे समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, उसको बना के दिखाते हैं। समद्विबाहु, समद्विबाहु यानी दो भुजाएं इसके क्या होंगे? दो भुजाएं समान होंगे। समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होंगे। मान लीजिए ये भुजाएं समान हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कह रहा है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं की लंबाई बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी इस त्रिभुज में मान लीजिए 5 ये भी है, 5 ये भी है सेंटीमीटर, और ये कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो देखिए जब ये 5 5 है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 99। अगला प्रश्न है 99, प्रश्न संख्या 99 है। कहा गया 3/5 प्लस ब्रैकेट में -2/5 को हल कीजिए। आइए देखते हैं। 3/5 प्लस ब्रैकेट में 2/5। आइए देखते हैं, माइनस में है 3/5। जैसे ही प्लस माइनस के अंदर ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस अपन हो जाएगा 2। ये 3 है, देखिएगा ये 3 है। 3/5 जैसे ये प्लस माइनस ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा। ठीक, देखिए बेस बराबर यानी हर बराबर है डिनोमिनेटर, तो हम 5 लिख देंगे। नीचे नीचे क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे, और ऊपर जैसे है वैसे ही लिख देंगे, 3 - 2 लिख देंगे। देखिए 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा, और नीचे 5 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से आपका आंसर ये आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। आइए अगले प्रश्न में चलें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 100 नंबर का है। एक कह रहा है 75 अंक की परीक्षा, 75 अंक यानी कहा गया एक 75 अंक की परीक्षा में मीनाक्षी 60% अंक प्राप्त की। मीनाक्षी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? यानी 60 अंक, 100 नंबर में से 60% पाई है। तो देखिए कितना आसान प्रश्न है। आइए देखते हैं। 75 अंक की परीक्षा होती है, मीनाक्षी 60% पाती है। ठीक है, यानी 60% पाती है। 1 मिनट, मीनाक्षी 60% पाती है। ठीक है, 60% का मतलब होता है 60/100। ठीक है, अब इसको कट पीट किया जाए तो देखिए ये 2 से भी कटेगा ये, तो 6/5 सॉरी 10 है अभी, और कट करेंगे। देखिए सही नहीं लग रहा है, 6/10 है, इसको और कट करेंगे 3/5 आएगा। आएगा ना 3/5। अब देखिए 75 का 60% निकालेंगे, 60%। ठीक, अब 60% की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 75/3/5 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 से ये कट जाएगा कितने बार में? 15 बार में। अब 15 × 3 लिख सकते हैं, 15 × 3 45 हो जाएगा। यानी ये मीनाक्षी जो है इतना अंक 45 अंक प्राप्त की है। ठीक है, प्राप्त हुए। मीनाक्षी 45 अंक प्राप्त की है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। आइए अगले प्रश्न चले। प्रश्न संख्या 101 यानी 101 का व्यंजक को 2x² + 4y² + 6 - x² - 5y² - 8 तथा -3x² - 2y² + 4 को जोड़िए। आइए जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ते हैं। तो देखिए 2x² + 4y² + 6। ठीक, इसके नीचे दूसरा वाला लिखिए, माइनस में है x²
-5y² -8 लिख दीजिए। फिर है -3x² -2y² +4। जोड़ना ही है हमको, ठीक है, इसको जोड़ना ही है। आइए देखिए, माइनस यहाँ प्लस में 2x² है, ये भी माइनस, ये भी माइनस -4x² में से +2 चला जाएगा, -4 में से +2 जाएगा तो क्या बचेगा -2, क्या बचेगा -2x² बचेगा। वैसे ही यहाँ देख लीजिए, ये 4y² है, ये भी माइनस में भी माइनस, 7 हो गया, और 7 में से 4 चला जाएगा तो -3y² बचेगा। ठीक, यहाँ भी देखिए 4 और 6, 10, 10 में से 8 चला जाएगा तो क्या बचेगा +2 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, हमारा ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 102 कहा गया है कि व्यंजक 4x² + 7x + 15 में से इतना, यानी 3x² + 3x + 7 को घटाइए। चलिए घटाते हैं। यानी 4x² + 7x + 15, और किसको घटाना है, 3x² - 3x² + 3x और +7 को घटाना है। तो देखिए जब घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो साइन जो भी होता है उसको विपरीत हो जाता है, साइन जो भी होता है उसका विपरीत साइन लगाते हैं जब घटाते हैं तो। ठीक, तो 4 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, सॉरी घटा रहे हैं हम, तो यहाँ भी प्लस है और ऊपर भी प्लस है, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 और x² हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा +4x बचेगा। यहाँ देखिए 15 में से 7 चला जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। 150 किलोग्राम का 25% निकालिए। 150 किलोग्राम का 25% कितना होगा। आइए 150 का 25% निकालते हैं। 150 का 25%, 150 का 25%, तो 150 लिख देंगे, सॉरी 150 गुणे 25% को हम लिख सकते हैं 25/100, और एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। आप लिख सकते हैं यहाँ पे 5 से ये भी कटेगा, 5 से कट कर दीजिए इसको, 5 × 5 = 25, और 5 से ये भी कट करेंगे तो 2 बार में, तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 15 × 5 = 75/2, मीन्स आप लिख सकते हैं 37.5 kg। ठीक है, 37.5 kg आप लिख सकते हैं इसको। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। ठीक है, ये नीचे जो है ना वो 2 है, ध्यान दीजिएगा, नीचे जो लिखा है ये क्या है 2 है। ठीक, आइए अगले प्रश्न चले। 100 प्रश्न संख्या 104 नंबर पे देखेंगे। एक दुकानदार ने 800 की घड़ी खरीदी, 30% छूट देकर बेची। बताइए कि कितने में बेची। यानी कहा गया एक दुकानदार ने 800 की साड़ी खरीदी, 30% छूट देकर बेची। बताइए साड़ी में कितने में बेची, यानी साड़ी कितने में बेची गई है। तो 800 रुपये पर 30% की छूट है, 800 रुपये में 30% की छूट है। चलिए देखते हैं, 30% छूट दे दीजिए, 30% छूट दीजिए, तो 800 गुणे 30/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 3 = 24 और 1 जीरो, यानी 800 रुपये में से इतना माइनस किया तो बेचा गया कितने में। तो देखिए बेचा गया 800 - 240। अब घटाएंगे आप, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, और जीरो में से 4 नहीं जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा
5, कितना 5, 560 रुपये में साड़ी बेची गई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। आइए अगले प्रश्न में चलें। प्रश्न संख्या 105 कहा गया है इनका मान ज्ञात कीजिए। आइए मान ज्ञात करते हैं। 6, ठीक है, 6 दिया है, 6 लिख देंगे। पॉइंट हम 3 अंक लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 3 जीरो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए 6.6 है, 6.6 लिख देंगे और एक 6 इधर जीरो दो ठो बढ़ा देंगे। ठीक, यहाँ भी देखिए ये वाला 6.66 है, 6 लिख देंगे, यहाँ जीरो एक बढ़ा देंगे। इसमें देखिए 6.66 है, 6.666 इस तरह से हम लिख दिए और प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। देखिए इस तरह से दिया हुआ है तो 6 के बाद हम दशमलव किधर जितना जीरो चाहे हम बढ़ा सकते हैं, तो हमने 3 बढ़ाया है। आइए जोड़ते हैं, तो देखिए 0 और 6 6 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 6 6 12 को 2 हो जाएगा। इधर ये 6 3 18 और एक 19 हो जाएगा। 19 को 9 हाथ में 1, यहाँ देखिए 6 चौका 24, 24 और एक 25 लिख सकते हैं। 25 यानी 25.92 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? 25.92 आंसर आ रहा है। यही सही है। ठीक है, आप अपने से भी लगाइएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 106 एक आयत की लंबाई 50 मीटर तथा उसका परिमाप 180 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए आयत का परिमाप का फार्मूला होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई वृत्त होता है। तो परिमाप दिया है 180 मीटर, यहाँ लिख दीजिए 180 मीटर और 2 गुणे लंबाई भी दिया हुआ है 50 मीटर। वृत्त नहीं है, वृत्त को यहाँ से निकालेंगे पहले, तो ठीक है 2 से ये कट जाएगा, कितना 90 हो जाएगा। और 50 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये बी बराबर कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, बी बराबर 40। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बी बराबर 40 हो गया। और आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर L गुणे बी, मीन्स लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास पहले से ही पता था, कितना था 50, और चौड़ाई भी अभी निकला है 40। तो जोड़ देखिए 4 5 20, 20 लिख दीजिए और 2 जीरो है ऑलरेडी, वो 2 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, इतना मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया है। 2000 मीटर स्क्वायर उसकी परिमाप यानी क्षेत्रफल आएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा 107 नंबर का। कोटिपूरक कोण उदाहरण सहित ज्ञात कीजिए। क्या? कोटिपूरक कोण उदाहरण सहित ज्ञात कीजिए। आइए कोटिपूरक कोण ही ज्ञात करते हैं। कह रहा है यदि दो कोणों का योग 90 है तो कोटिपूरक कोण कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं हम। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये कोण और ये कोण, मान लीजिए ये कोण 30 का है और ये कोण 60 का है। ठीक है, ये दोनों को जब जोड़ेंगे 30 + 60, ठीक है, ये 90 हो जाएगा और 90 को ही कोटिपूरक कोण कहते हैं। कोटिपूरक कोण। ठीक है, कोटिपूरक कोण कहेंगे। दो कोणों का योग जो 90 हो उन्हें कोटिपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ 40 50 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हैं जिनका योग 90 आना चाहिए। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। आइए अगले प्रश्न में चलें। कहा गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का योगफल। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आइए लिखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा? 999 हो जाएगा। और फिर कहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या।
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है, 100 ले लीजिए। ठीक है, 100 है, 100 लिख लीजिए। 100 को ऐसे लिखिए, 100। ठीक है, कर रहा है योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल। तो योग निकाल लीजिए, योगफल जोड़ दीजिए, जोड़िए क्या आ रहा है देखिए, इसको जोड़िएगा तो 9 आएगा, इसको भी 9 आएगा, ये 10 को 0 लिख देंगे और ये 10 हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा? 10,099 आ रहा है। क्या आ रहा है? 10,099 आएगा। सॉरी, इसमें दिया हुआ है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो इस तरह से ये देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये आ गया, इसका योगफल कर दिए तो ये आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। आइए 109, प्रश्न संख्या 109 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 109 में लिखा है कि 1000 लीटर पानी की टंकी में रिसाव से रिसाव से प्रत्येक घंटे में 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? आइए 10%, 1 घंटे में 10% पानी निकल जाएगा एक। ठीक है, तो देखिए, यानी 1000 है और 10% पानी निकल जा रहा है। 10% पानी निकल जा रहा है मीन्स 1000 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बराबर क्या आ जाएगा? 100। यानी 100 लीटर पानी निकल जा रहा है। क्या हो रहा है? 100 लीटर पानी निकल जा रहा है। तो बचा 1000 में से 100 लीटर पानी निकल गया तो कितना बचा? 900 पानी, 900 लीटर बचा पानी। ठीक है, बचा पानी, 900 लीटर पानी बचा है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, 900 लीटर पानी बचा हुआ है शेष अभी। आइए अगले प्रश्न पे चलिए। 110 न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? न्यून कोण ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण का योगफल अर्थात 90 से कम हो, उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण अर्थात, जैसे देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए 60 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 70 है और यहाँ पे भी 60 मान लीजिए है। तो देखिए ये सभी कोण क्या है? ये सभी कोण, ठीक है, ये सभी कोण जो हैं ये 90 से कम है। तीनों कोण 90 से, यानी तीनों कोण 90 से कम होना चाहिए। ये सब क्या आ जाएंगे? न्यून कोण के अंतर्गत आएंगे, न्यून कोण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, न्यून कोण आएंगे। 90 ना हो, 90 से कम होना चाहिए। ये भी तीनों कोण क्या होंगे? 90 से कम रहेंगे। तो ये इस तरह से ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 60 ही आना चाहिए था। 1 मिनट, यहाँ 50 लिख दें, गलती हो गया है। यहाँ पे 50 रहना चाहिए, यहाँ पे 50 होगा। ठीक है, यहाँ पे 50 होगा। ठीक है, यहाँ पे 50 होगा, तीनों कोण अलग अलग होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण के अंतर्गत आएगा, यानी 90 से कम होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न में चले। 111 वृत्त से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या है 111, कह रहा वृत्त से आप क्या समझते हैं? आइए देखते हैं वृत्त क्या समझते हैं हम उससे। ये हो गया वृत्त, और कह रहा इससे क्या समझते हैं। अब देखिए ये वृत्त हमारा, ये क्या वृत्त का सेंटर है, जो कि वृत्त इसी से निर्माण हुआ है। वृत्त का निर्माण इसी से हुआ है। यानी हम कह सकते हैं जब कोई बिंदु एक तरह चले, यानी एक तरह चले कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव समान रहे। यानी आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर चलेंगे तभी समान दूरी चलेंगे, इधर चलेंगे तभी भी समान दूरी चलेंगे, इधर चलेंगे तभी भी समान दूरी चलेंगे। ठीक है, इधर जाएंगे तभी भी समान दूरी चलेंगे, इधर जाएंगे तभी भी समान दूरी चलेंगे। यानी कहा गया एक निश्चित बिंदु से सदैव समान रहे, निश्चित बिंदु से सदैव समान रहे, समान पथ से घिरा हुआ है। और समान पथ से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। देखिए समान पथ से घिरा हुआ है, उससे ही क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे।
ठीक, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। कहा गया वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए, वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। ठीक, ये अगर इसमें का फार्मूला है, ठीक है, ये देखिएगा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ये हमारा उसमें रहना चाहिए था, ये इसमें का नहीं है, ठीक है। वृत्त की परिधि का सूत्र ये प्रश्न का नहीं है, ये प्रश्न का ये नहीं उत्तर है, ठीक है। आप ये यानी जो अभी इसके पहले बताए हैं, जब कोई बिंदु ये बुला वाला बताए हैं, जब कोई बिंदु यहाँ से क्या होता है, घिरा हुआ होता है, ठीक है। जब कोई घिरा होता है निश्चित दूरी में किधर भी चले तभी भी समान रहता है, इधर चले या इधर चले, ठीक है, समान दिशाओं में देखिए समान दूरी चलता है, तो वो क्या होता है, चारों ओर से घिरा रहता है। यानी जब कोई बिंदु इस तरह चले कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव समान रहे तो उस बिंदु के क्या कहेंगे, पथ को से घिरा हुआ है तो उस क्षेत्र को बिंदु कहेंगे, ठीक है, वृत्त कहेंगे। हाँ, ये वृत्त रहेगा, यहाँ पे वृत्त रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ रहा है आपको, ये वृत्त कहेंगे इसको, ठीक है, वृत्त कहेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न देखा जाए वृत्त की सूत्र, अब हम यहाँ पे इसको कट करेंगे, ये वाला इसको कट करेंगे, कोई और प्रश्न तो नहीं दिया है, इसके बाद प्रश्न नहीं है, इसी प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा प्रश्न, इस प्रश्न को हम यहाँ पे देखिए ये इसको कट कर देते हैं, ठीक, इस प्रश्न को हम इसको कट करेंगे, ठीक है, यानी ये इसका नहीं है, ये जो पहले बताए हैं उसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर ये नहीं है, ठीक। अब हम बताने जा रहे हैं इस वाले का, ठीक। वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए, परिधि का सूत्र होता है वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है, क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। और r का मान पता ही है आपको, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, तो अभी ज़रूरत नहीं है। और r क्या त्रिज्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इसको त्रिज्या लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।